नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट अमृता रावत और मैं डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल से हूं। आज जो नया कानून लागू हुआ है उसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं और एक महत्वपूर्ण जानकारी उसमें है चेक बाउंस के संबंध में। यदि आप लोगों का चेक बाउंस हो जाता है तो जो दूसरी पार्टी होती है वो किस तरीके से जो है आप पे ब्लेम कर सकती है, आप किस तरीके से अपना बचाव कर सकते हैं, जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि ये हो सकता है ये जानकारी आपके बहुत काम की निकले। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और ढेर सारे कमेंट कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। साथियों, आज के चेक बाउंस के केस को हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं ये मामला कहाँ का है और किसका है। ये मामला स्टेट ऑफ हरियाणा का है और राजा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 में ये निर्णय दिया गया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसमें जो भी हुआ वो मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगी। देखिए इसमें होता क्या है, एक ए रहता है और एक बी रहता है। तो उसमें जो ए शख्स होता है वो बी से जो है सपोज दैट कि वो 50,000 रुपये की धनराशि लेता है या जितनी भी उसकी अमाउंट होगी वो उधार के तौर पे लेता है। लेकिन जब बी के द्वारा वो धनराशि मांगी जाती है तो ए साफ तौर पे मना कर देता है। अब बी क्या करता है, बी सीधे कोर्ट में जाता है, पहले उसे लीगल नोटिस भिजवाता है, उसमें उसे 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप 15 दिनों के भीतर जो है मेरी बची हुई धनराशि या मेरी जो भी धनराशि है उसे आप वापस कर दीजिएगा। लेकिन ए के द्वारा ये नोटिस इग्नोर किया जाता है और ये समझा जाता है कि इस नोटिस में कोई बल नहीं है और ये मामला जो है कोर्ट तक नहीं जा सकता है। लेकिन बी क्या करता है कि इस नोटिस के आधार पे और उसके जो है चेक बाउंस के आधार पे वह 138 के तहत जो है वो कोर्ट में मुकदमा दायर कर देता है। अब धीरे धीरे मुकदमे की प्रोसीडिंग होती है और मुकदमा डिसाइड होने की कगार पे आ जाता है। एक दिन मुकदमा डिसाइड भी हो जाता है और ए को 2 साल की सज़ा होती है और जितनी भी अमाउंट की जो धनराशि है वो जो है ब्याज सहित उसे वापस करने के लिए कहा जाता है। साथियों, धीरे धीरे ये मामला ऊपरी अदालत तक जाता है, हाई कोर्ट में जाता है और कहीं ना कहीं ए के द्वारा ये सोचा जाता है कि जब मैंने पैसे देने ही हैं, यानी कि कोर्ट भी यही आदेश कर रही है बार बार कि आपने इनके पैसे देने हैं, यानी कि ए ने बी के पैसे देने ही देने हैं। तो ए सोचता है कि क्यों ना मैं बी के पैसे लौटा दूं और अपनी भी जो है ये जो माथापच्ची हो रही है उससे मैं बच जाऊं। तो इस तरीके का विचार रख करके और वो इस टाइम पे सोचता है जबकि वो 1 साल की सज़ा भुगत चुका होता है। तो जब ए के द्वारा बी को उसकी पूरी धनराशि दे दी जाती है और एक राजीनामे के आधार पे जो है ये धनराशि दी जाती है, फिर भी जो है बी शख्स जो है सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है इस संबंध में और उस राजीनामे से इनकार कर दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ये सोचती है कि कहीं ना कहीं जो है ये राजीनामा ये कहता है कि हम ये ए के द्वारा जो है बी को पूरी रकम, पूरी धनराशि दे दी गई है। लेकिन फिर भी क्या ये केस चलाने लायक है? क्या राजीनामे के आधार पे या कंपाउंड के आधार पे इन 138 के मामलों को डिसाइड किया जा सकता है? यही विचार जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में दिया। तो इस केस में जो है अपने जजमेंट देने से पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले कई जजमेंटों का हवाला दिया। जैसे कि 2023 में जो कंचन मेहता का केस आया था उसमें भी ये कहा गया था कि 138 के मामलों में जो है विपक्षी का या पक्षकार का दोनों का कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है। अगर एक पक्षकार उसमें अगर वादी अपना कंसर्न नहीं देता है और ये जबकि उसमें राजीनामा हो चुका है, उसने सारी अमाउंट भी दे दी है, उसका ब्याज भी दे दिया है, वो सज़ा काट के भी आ चुका है, लेकिन तब भी अगर वादी का कंसर्न उसमें नहीं आता है, वो राजीनामा से मुकर जाता है, तब भी जो है 138 की कार्यवाही जो है कि चलेगी ही चलेगी। दूसरी ओर जो इस मामले में राजा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में भी उन्होंने यही कहा कि आगे आपके पास कोई भी किसी भी सेक्शन के मामले हैं उसमें दोनों का कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन 138 के मामले में अगर वादी ये कह दे कि
में मतलब अगर समझौता हो चुका है और एक पक्षकार उस समझौते से मुकर जाए तो भी जो है वो कार्यवाही पूरी चलेगी ही चलेगी, जबकि पक्षकारों के बीच जो है पैसों का पूरा राजीनामा हो चुका है, पूरे पैसे अदा कर दिए गए हैं, तब भी 138 की कार्यवाही आगे चलेगी ही चलेगी। अब बात यहाँ पे ये आती है कि ऐसे मामलों में जबकि कॉम्प्रोमाइज़ को दरकिनार कर दिया जाता है तो कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है, क्यों हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, जबकि उसमें एक पक्षकार जो है उस कॉम्प्रोमाइज़ से, उस समझौते से, उस राजीनामे से मुकर भी सकता है और प्रोसीडिंग चलनी ही चलनी है, उसमें आप कंपाउंड उस केस को कर नहीं सकते हो। तो ये हम राजीनामा क्यों करते हैं ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम राजा रेड्डी के मामले में क्या जजमेंट हुआ ये हम जानते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने राजा रेड्डी के मामले में ये पाया कि देखिए हम इसको जो है कंपाउंड तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो ए पक्षकार है वो इस राजीनामे से साफ मुकर रहा है। उसके द्वारा ये बताया जा रहा है कि मैंने ये कोई राजीनामा नहीं किया और मैं इस राजीनामे को नहीं मानता हूँ, जबकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये समझ चुकी थी, ये जान चुकी थी कि ए पक्षकार 1 साल की सज़ा काट के भी आ चुका है, उसने सारे पैसे भी, इनफैक्ट उसने 10 लाख रुपए ज़्यादा उसको बी को पेड किए हुए हैं, लेकिन वो बंधी हुई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास क्वाइस उस मामले को क्वाइस करने की पावर थी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि हम जो है इस मामले को कंपाउंड तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि बी जो है राजीनामे से मुकर गया है और बी इस राजीनामे को नहीं मान रहा है, लेकिन हमारे पास अभी इस मामले को क्वाइस करने की पावर है, क्योंकि हम ये समझ चुके हैं कि आपने इस मामले में पूरा पेमेंट कर चुका है, 10 लाख रुपए आप इसे ज़्यादा ही दे चुके हैं, 1 साल की सज़ा भी काट चुके हैं, तो हम इस मामले को क्वाइस कर सकते हैं। तो इस आधार पे जो है ये मामला खारिज कर दिया गया, यानी कि समाप्त कर दिया गया। अब हम जानेंगे कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो क्या हम राजीनामा करें या ना करें। तो ये तो मैंने बताया राजा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा 2024 के मामले में जो जजमेंट हुआ था। और अब मैं आपको बताती हूँ कि जब भी 138 के मामले होते हैं, यानी कि चेक बाउंस के मामले होते हैं, तो उसमें आप जब भी राजीनामा लिखाएं, देखिए अगर आप राजीनामा लिखाते हैं तो ये ना समझें कि कोर्ट ये जो है ये जजमेंट इसका जो है कंपाउंड हो जाएगा या आपके हित में फैसला आ जाएगा। जब तक आप ये चीज़ नहीं करते हैं उस राजीनामे में जो मैं बताऊंगी, और ये चीज़ रामबाण साबित हो सकती है आपके लिए, ये मैं 101% आपको बता सकती हूँ। आप जब भी दूसरी पार्टी के साथ राजीनामा करते हैं तो ये निश्चित होता है कि कुछ ना कुछ पैसों का लेन देन होता है, जैसे कि ए ने बी को 50,000 दिए या 60,000 दिए। हो सकता है बी 60,000 में ही मान जाए, या हो सकता है बी 1.5 लाख रुपए मांगे, 5 लाख रुपए मांगे, तब मैं जो है राजीनामा करूंगा। तो जो भी अमाउंट उस बीच होती है आपने उस अमाउंट का जिक्र करना है और उस राजीनामे में ये लिखाना है कि इतने लेन देन के बाद जो है, पहले तो ये लिखाना है कि हमने लेन देन चेक के माध्यम से किया, एनएफटी के माध्यम से किया, किस माध्यम से आपने लेन देन किया, उसकी पूरी डिटेल उसमें लिखनी है। उसके बाद आपने सेकंड पॉइंट उसमें ये लिखना है कि अब इस लेन देन के बाद मेरा आपके पास जो है कोई भी बकाया नहीं है, यानी कि मैंने अब आपको कुछ भी पैसे नहीं देने हैं और जितनी रकम मैंने ली थी वो मैंने ब्याज सहित आपको वापस कर दी है और अब मैं आपका 1 रुपये का भी उधारदारी नहीं है। और थर्ड पॉइंट जो रामबाण साबित होने वाला है आपके अगर ऐसे कोई मामले हैं तो उसमें आपने ये विपक्षी से ज़रूर लिखाना है, जो दूसरी पार्टी है जिसके आप पैसे दे रहे हैं उससे जरूर लिखाना है कि कल को जब ये राजीनामा कोर्ट में पेश किया जाए तो आप इस मामले को कंपाउंड होने देंगे और अपनी सहमति देंगे। ये लाइन जब आप लिखाते हैं तो निश्चित तौर पे आपका मामला कंपाउंड हो सकता है और दूसरी पार्टी कोर्ट में जा करके अपने राजीनामा से नहीं मुकर सकती है। तो साथियों, ये था चेक बाउंस यानी कि 138 पे आज का ये मेरा वीडियो। आपको कैसा लगा, क्या आपके काम आया और आप भारत के किस स्टेट से, किस ज़िले से मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नए विषय के साथ और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए एडवोकेट अमृता रावत को आज्ञा दें। नमस्कार।